बहुत बच्चे गलती करते हैं कि सुबह उठते हैं और वीडियो लेक्चर्स लगा लेते हैं। हे चैम्प्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। अगर आप ये वीडियो 1 जन को देख रहे हो तो सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। मैं ये विश करूंगा कि आपके जो भी ड्रीम्स हैं वो इस साल पूरे हो जाएं। विश और नीट एस्पिरेंट का कुछ ऐसा रिलेशन है कि इस साल जो नीट वाला ईयर होता है उसमें कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी इंपॉर्टेंट डे आए, चाहे बर्थडे हो चाहे न्यू ईयर हो, आपका जो भी विश है उसमें एक कॉमन होता है कि भगवान इस साल मुझे अपना ड्रीम मेडिकल कॉलेज दिलवा देना। लेकिन भगवान आपका डायरेक्टली विश पूरा नहीं करते हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि आप उस जो विश मांग रहे हो उसके लिए क्या चेंजेस ला रहे हो अपने अंदर, क्या सैक्रिफाइसेस कर रहे हो। न्यू ईयर के दिन बहुत सारे लोग रेजोल्यूशंस बनाते हैं। कोई अगर मोटा है तो पतला होना चाहता है, फिट बनना चाहता है, किसी को अगर कोई एडिक्शन है तो वो उसे छोड़ना चाहता है। लेकिन अगर आप नीट एस्पिरेंट हो तो आपको ये 4 रेजोल्यूशंस इस साल अपने न्यू ईयर में बनाने चाहिए और इसे फॉलो करना चाहिए अगर आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज, चाहे आपका स्टेट का टॉप मेडिकल कॉलेज हो या फिर एम्स में पहुंचना चाहते हो, क्योंकि यही वो 4 रेजोल्यूशन है जो कोई भी सिलेक्शन लेने वाला बच्चा अपने नीट के जर्नी में कर रहा होता है, चाहे वो उसको जान के करे या फिर बिना जाने करे, लेकिन वो इसे कर रहा होता है। तो आज के वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप किसी भी लेवल पे हो, अगर आपको अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में पहुंचना है तो आप बिना सेक्रीफाइसेस किए, कि आपको कोई हॉबी आपको बहुत पसंद है, कोई आपको मान लो जिम जाना पसंद है, आपको गिटार बजाना पसंद है, अगर आप उस चीज़ को साथ लेके चलोगे इन लास्ट के 4 मंथ में तो आपका या तो रैंक नीचे जाएगा या तो आप सेलेक्ट ही नहीं होगे। तो कुछ सेक्रीफाइसेस जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है वो आपको करने होते हैं। कुछ चेंजेस जो आपसे सुबह नहीं उठा जाता है, आपको सुबह उठ के पढ़ना होगा, आपसे रिवीजन नहीं होता तो आपको रिवीजन करना होगा, तो ऐसे चेंजेस आपको करने होंगे, तभी आपका जो ड्रीम मेडिकल कॉलेज है आपको मिलेगा। तो सबसे पहला रेजोल्यूशन जो आपको बनाना चाहिए इस साल की, अब आपको अपने फ्रेंड्स से थोड़ा सा दूर हो जाना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स के साथ क्या होता है कि आप बहुत सारी इधर उधर की बातें करते हो तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। अगर वो जो आपका फ्रेंड है वो नीट से रिलेटेड नहीं है, वो नीट की तैयारी नहीं कर रहा है, तब तो फिर बिल्कुल ही आपको दूरी बनानी चाहिए। और अगर वो नीट की तैयारी कर रहा है, साथ में हो, साथ में अच्छे से पढ़ते हो, तो आपको एटलीस्ट जो बात करने की फ्रीक्वेंसी है वो कम कर लेनी चाहिए और महीने में 2 से 3 बार मैक्सिमम आपको बात करनी चाहिए। मैंने भी जिस साल मैं सेलेक्ट हुआ था, जो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड था, उससे मैंने लगभग 3 महीने बात ही नहीं करी थी। ठीक है, हम लोग दोनों अलग अलग पढ़ रहे थे अपना, क्योंकि मैंने नोटिस किया था कि जब हम बात करते थे उसमें हमारा 1 घंटा डेली का वेस्ट हो जाता था। कभी व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आ गया, बात कर रहे हैं, बात करते करते कहीं हंसी मजाक में चले गए और फिर पुरानी बातें निकल गई, तो ये सारा बहुत कुछ टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए फ्रेंड्स से अभी आपको कट आउट हो जाना चाहिए अपने इस लास्ट के 4 महीने में, और जितना टाइम है वो अपने ऊपर देना चाहिए। आप कौन हो, आप में क्या गलती है, उसको कैसे सुधारो, उसके ऊपर सोचना आपको ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। दूसरा, अगर आप अपने घर में रहे हो तो आप अपने पेरेंट्स के साथ ही हो, तो एक टाइम फिक्स कर लो कि मैं डेली बस 10 से 15 मिनट के लिए पेरेंट्स से बात करूंगा। ये नहीं कि कभी भी जाके कोई भी बात कर रहा हूँ, आपके बगल वाले अंकल क्या कर रहे हैं आपको पता है, दुकान वाले ने क्या बोल दिया ये पता है, ये सब आपको नहीं जानना है। आपको वो सारी चीज़ें छोड़ देनी है और पूरा का पूरा टाइम जो है अपने ऊपर लगाना है। ये जो 4 महीने का टाइम होता है ना, बेसिकली एक मेडिटेशन के जैसा होता है, जिसमें आप जो आपके पास जितनी एनर्जी है आप अपने पूरे एनर्जी को कंजर्व करके एक सही डायरेक्शन में लगाते हो, अपने पढ़ने की तरफ लगाते हो, और तभी आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाते हो। तो जो भी रिलेटिव्स है, जिसने कुछ भी बोला है आपके अंदर, उस सबको अपने अंदर उस नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में कन्वर्ट करो और उस सबको एक पॉजिटिव डायरेक्शन लगा के अपने सब्जेक्ट्स को इंप्रूव करने पे फोकस करो। ठीक है, उन सबको आंसर आप अपने नीट के रिजल्ट से दोगे। तो ये सबसे पहला रेजोल्यूशन आपका रहेगा। दूसरा रेजोल्यूशन है कि अगर आपने पीवाईक्यूज अच्छे से नहीं किए या फिर आप एनसीईआरटी को नेग्लेक्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी को इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट करोगे। सबसे पहले वीडियोस को पॉज करो और यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा एक फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन और चौथा एक थियोरेटिकल क्वेश्चन। अगर आप इन चारों का आंसर दे पा रहे हो या फिर इन चारों में से किसी में भी आप लैग करो कि नहीं ये तो मैंने देखा नहीं, ये तो पहली बार देख रहा हूँ, तो मतलब आपने पीवाईक्यू अच्छे से नहीं किया। अगर आप इस क्वेश्चन को देखते नहीं समझ पा रहे हो कि इसमें क्या नया था, क्या मैं गलती करता था, तो मतलब आपने इस क्वेश्चन को कभी किया नहीं और ये पीवाईक्यू में काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जिसने भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किया होगा उसको पता होगा इसमें क्या गलती होती है। तो अगर आपने इसको पॉज करके ट्राई किया सॉल्व करने का और आपसे नहीं हुआ सॉल्व, 1 या 2 क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन है, इसका मतलब आपने पीवाईक्यू को एनफ नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज नहीं किया अभी तक, या सॉल्व ही नहीं किया है। बहुत हो सकता है कि बहुत बच्चों ने अभी तक पीवाईक्यू सॉल्व ही नहीं किया। अगर वो किया है आपने तो आपने बहुत बड़ी ब्लंडर करी है। आपको इन 4 महीनों में सबसे पहले पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहिए और उसको रिवाइज भी करना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछोगे भैया टाइम कम है हमारे पास, फिजिक्स और फिजिकल में एक सोर्स बता दो जो कि हमें करना चाहिए, और वहीं से बहुत सारे कंसेप्ट आपके रिपीट होंगे, तो वो पीवाईक्यू ही है। फिजिक्स फिजिकल में आपको हर एक चैप्टर के एटलीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के तो पीवाईक्यूज 3-4 बार लगा लेने चाहिए, क्योंकि वो जो कंसेप्ट वहाँ पे आए हैं वो डायरेक्टली रिपीट होंगे आपके। ठीक है, अब बहुत बच्चे बोलेंगे भैया हमने किया हुआ है, लेकिन टीचर ने जब करवाया था क्लास में वो हमने किया हुआ है, वो बिल्कुल नहीं करना है, उससे आपको कोई फायदा नहीं हुआ है। पीवाईक्यू तो आपको हमेशा खुद से करना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि मैंने जो पढ़ा है वो कंसेप्ट में अप्लाई कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, और खुद से करोगे तभी आप समझोगे कि मैंने क्या गलती करी उसमें, और आगे मुझे नीट में ये गलती नहीं करनी है। 2 से 3 बार आपको सारे चैप्टर्स के पीवाईक्यूज लगाने हैं, एटलीस्ट जो हाई वेटेज चैप्टर्स हैं उसके आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं। पीवाईक्यू लगाते समय ये रखो ध्यान कि टाइमर लगा के ही पीवाईक्यू सॉल्व करो। उससे क्या होगा कि जब आप टाइमर लगाते हो तो एक प्रेशर बिल्डअप होता है जैसा नीट में होगा, और आप एक बहुत कॉमन क्वेश्चंस में भी, इजी क्वेश्चंस में भी गलती करते हो, और आप यही देखना चाहते हो कि मैं इजी क्वेश्चंस में प्रेशर में आके क्या गलती करता हूं, ताकि आगे मैं ध्यान रखूं कि ये गलती ना करूंगा। ठीक है, अब बहुत बच्चे सोचेंगे भैया 2 से 3 बार कैसे रिवाइज करना, टाइम ही नहीं है। तो जब भी आप पहली बार सॉल्व करो पीवाईक्यू को, उस समय आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, उसके बाद मान लो अगली बार जब रिपीट करो 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, तो आपने जो मार्क किए होंगे पहले टाइम सॉल्व करते समय, बस आपको वही क्वेश्चन सॉल्व करना है सेकंड टाइम में। ठीक है, इस तरीके से आप 2 से 3 बार पीवाईक्यू को सॉल्व करते हो। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ इस चैप्टर में किस किस टाइप के पीवाईक्यूज आते हैं, तो आप उसको मुंह पे गिनवा पाओगे इसमें ये टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तब आप मास्टर हो चुके हो पीवाईक्यू को। उसके बाद अगर आप तब भी उस चैप्टर में लैग करते हो, आपको लगता है कि नहीं कॉन्फिडेंस नहीं आता, तब आप जाके उस टॉपिक का
आप मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन पीवाईक्यू सॉल्व करना फिजिक्स फिजिकल में सबसे पहला प्रायोरिटी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। थर्ड चीज़ है रिविजन और टेस्ट देना। ये एक ऐसी चीज़ है कि आप चाहे सिलेबस कंप्लीट कर लो, कितने अच्छे से आपने पढ़ा हो, पहली बार सारे क्वेश्चन लगा लिए हो, लेकिन अगर आप ये नहीं करोगे तो आप सिलेक्ट नहीं होगे, ठीक है। मैं अपने 2 ड्रॉप्स में सिलेक्ट नहीं हुआ था क्योंकि मैंने रिविजन नहीं करा था और टेस्ट नहीं दिया था, ठीक है। इतना सिंपल मैं आपको समझा सकता हूँ इससे। अब क्योंकि मैंने 2 साल रिविजन और टेस्ट देने से अपने आप को एक्सक्यूज देके बचाता था कि नहीं मेरा सिलेबस खत्म नहीं हुआ है या मैंने अभी रिवाइज नहीं किया, टेस्ट कैसे दूं, तो मैं एक्जैक्टली समझ सकता हूँ कि ये एक्सक्यूजेस क्यों दिए जाते हैं या फिर आप क्यों एक्सक्यूज दे रहे हो। मैंने अभी हाल फिलहाल में प्लानर दिया आपको बायो का और बोला कि रिवाइज करना स्टार्ट करो, दिन का सिर्फ 1.5 घंटा निकालो, रिवाइज करना स्टार्ट करो। तो उसमें लोग बोल रहे हैं कि भैया हमें तो पार्ट टेस्ट देना है, कैसे रिवाइज करें, भैया हमारा तो सिलेबस बचा है, हम तो 1.5 घंटा निकाल ही नहीं सकते। बहुत सारे एक्सक्यूजेस देने लगे। ये एक्सक्यूजेज जो है इसलिए आते हैं क्योंकि आप अपनी रियलिटी को फेस नहीं करना चाहते हो। आप ये नहीं देखना चाहते हो कि जो आपने चैप्टर पढ़ लिया था वो आप वापस से भूल चुके हो, क्योंकि जब आप रिविजन करने आते हो बहुत टाइम बाद तो आपको चैप्टर पूरा नया लगता है। और इसी रियलिटी को फेस करने से भागने के कारण आप कभी रिविजन नहीं करते हो और फिर आप कभी टेस्ट नहीं देना चाहते हो, क्योंकि फिर वहाँ पे आपको मार्क्स पता चल जाए कि अरे मैं तो इतनी गलती करता हूँ, मेरा सिलेक्शन ही कहाँ होगा। लेकिन जब तक आप इस रियलिटी को फेस नहीं करोगे, आप इंप्रूव नहीं करोगे और आप सिलेक्ट नहीं होगे, ठीक है। इसलिए मैंने आपके लिए एक बायो का प्लानर दिया था ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। और अगर आप उसके आगे का भी मांगोगे मुझसे फैब के आगे का, तो मैं वो भी बना दूंगा, क्योंकि 6 फैब तक मेरे एग्जाम से, तो उसके बाद मैं वो प्लानर आपको कंटिन्यू करके बना दूंगा। इस डाउट में रहते हैं कि भैया रिविजन क्या करें और किस में हम लोग रिविजन को ज़्यादा प्रायोरिटी दें, किस में हम टेस्ट को या क्वेश्चन प्रैक्टिस को ज़्यादा प्रायोरिटी दें। तो अगर आप बायो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जो कि एनसीईआरटी डोमिनेंट पार्ट है, जहाँ से एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, वहाँ पे एनसीईआरटी के रिविजन को ज़्यादा प्रायोरिटी दो, ठीक है। मतलब अगर आप 3 दिन रिवाइज कर रहे हो तो उसमें 2 बार एनसीईआरटी रिवाइज करोगे, अगर आपने नोट्स बनाए हैं ऑर्गेनिक के उसको रिवाइज करोगे, और 1 दिन आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू रिवीजन ही करोगे, ठीक है। मतलब कि पहली बार रिवीजन करने बैठ रहे हो, एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ लिया आपने बायो से, अब अगली बार रिवाइज करने जाओगे तो आपको हो सकता है बोरिंग लगे, तो आपने क्या किया कि सिर्फ उस चैप्टर का पीवाईक्यू निकाल के सॉल्व कर लिया। या फिर अगर आपके पास कोई दूसरा बुक है उसमें आपने इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ है, या फिर आपको लग रहा है मैं पूरा भूल चुका हूं, तो आपने उसके क्वेश्चंस को वापस से रिवाइज कर लिया। तो आपने दोनों में रिवीजन ही किया। यही बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि रिवीजन अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस से, थ्योरी से के थ्रू किया जा सकता है। तो आपको अपने हिसाब से कि नहीं मैं थ्योरी ज़्यादा नहीं पढ़ सकता, तो उस जब आपको बोरिंग लगने लगे थ्योरी, एनसीईआरटी की थ्योरी, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, लेकिन किया तो आपने रिवीजन ही। तो इस तरीके से आपको अपने रिवीजन को कंटिन्यू रखना है, ठीक है। और ये अलग अलग दिन में करना है। जैसे आज आपने किया एनसीईआरटी की थ्योरी रिवाइज करी, तो 2-3 दिन के बाद आपने उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए बिना रिवाइज किए, तब आपको पता रहेगा कि कितना मुझे याद है, कितना मैं रिटेन कर पा रहा हूँ। फिर उसके बाद आपने फिर से जो उसमें मिस्टेक्स करी उसको आपने एनसीईआरटी में ऐड कर लिया, और फिर 3-4 दिन बाद आपने वापस से एनसीईआरटी पढ़ा, और अब आपको टाइम कम लगेगा क्योंकि आपको पता है कि मुझे क्या रिवाइज करना है एक्जैक्टली, क्योंकि ये मुझे याद आता है, ये मैं भूल जाता हूँ। ये करना है आपको बायो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में। फिजिक्स फिजिकल में आपको अपने नोट्स को रिवाइज करना है बहुत जल्दी जल्दी, ठीक है। टाइम नहीं देना ज़्यादा नोट्स को रिवाइज करने में, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करना है। तो यहाँ पे जहाँ एनसीईआरटी रिवीजन को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी थी, वहीं पे फिजिक्स फिजिकल में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है। उसमें भी पीवाईक्यूज सॉल्व करना ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 बार कर लोगे पीवाईक्यूज, आपको सब पता है कि हाँ इसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे किया जाता है, यहाँ पे मैं ये गलती करता हूँ। उसके बाद आप जाके पीवाईक्यूज को जब मास्टर कर लोगे, तब आप उन टॉपिक्स के जिसमें आपको अभी भी कॉन्फिडेंस कम आ रहा है, या फिर आपको लग रहा है ये मेरा वीक पार्ट रह गया, पीवाईक्यू में किया 1-2 क्वेश्चन लेकिन अभी भी मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तब जाके आप उस टॉपिक का मॉड्यूल कर लोगे। इन 4 महीनों में आप अगर बस इतना करते हो तो ये काम जो है वो कम है, ठीक है। लेकिन ये काम एक्जैक्टली वो चीज़ है जो कि आपको सिलेक्ट करवाती है। और एम्स में जाने के लिए या फिर अपने टॉप मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए आपको वो करना होता है जो कि इंपॉर्टेंट है, ना कि आपको सब कुछ करना होता है, ठीक है। ये तो हो गया रिविजन के बाद। उसके बाद बच्चे कहते हैं कि टेस्ट हमें देना है, तो टेस्ट का 2 तरीका होता है। मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपका 70-80% सिलेबस हो गया तो आप हर संडे फुल सिलेबस टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। लेकिन बहुत बच्चे हैं कि भैया हमने तो एक भी पार्ट टेस्ट नहीं दिया है, तो हम डायरेक्टली एफएसटी में कैसे जाएं। तो मैं बताता हूँ यहाँ पे कि अगर आप हाई वेटेज के थ्रू रिवीजन करना चाहते हैं कि नहीं मैं पहले हाई वेटेज वाले चैप्टर्स रिवाइज कर लूँ, तो उस केस में आप एफएसटी के साथ जा सकते हो, क्योंकि फिर उसमें आप ऐसा नहीं होगा कि मेरे को उस पार्ट टेस्ट का तैयारी करना है। आप फुल सिलेबस में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हर चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, तो फिर आप उसमें ये नहीं सोच सकते कि मैं हर एक चैप्टर को रिवाइज करके ही टेस्ट दूँ। उस केस में आप हाई वेटेज चैप्टर रिवाइज करो और फुल सिलेबस टेस्ट देते जाओ। जो उस टेस्ट में आप सीख रहे हो उसको हर दिन सीखते जाओ, ठीक है। ये कर सकते हो अगर आप रैंडमली रिवाइज करने में कंफर्टेबल हो, हाई वेटेज टॉपिक्स को पहले रिवाइज करना चाहते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं हमने एक भी टेस्ट नहीं दिया, हम पार्ट टेस्ट के थ्रू हमें रिविजन करने में मोटिवेशन नहीं आता है, उस केस में आप पार्ट टेस्ट को एज ए मोटिवेशन रख सकते हो और उसमें जो सिलेबस है उसको रिवाइज कर सकते हो और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हो, ताकि आप फुल सिलेबस टेस्ट के लिए रेडी हो पाओ मार्च तक, ठीक है। ये भी आप चीज़ कर सकते हो। तो जो जिसमें कंफर्टेबल है वो कर सकता है, इसमें कोई भी वो नहीं है कि नहीं तुम्हें फुल सिलेबस टेस्ट ही देना है। मेन जो पार्ट है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो ये है कि टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है, चाहे आप फुल सिलेबस के थ्रू करो या पार्ट टेस्ट के थ्रू करो, ठीक है। लास्टली जिसको बहुत लोग इग्नोर करते हैं वो है एक हेल्दी माइंड रखना। बिना एक हेल्दी माइंड, बिना एक प्रेशर फ्री माइंड, बिना एक कॉन्फिडेंट माइंड के आप सिलेक्ट नहीं हो सकते, ठीक है। सबसे पहले जिसको भी लग रहा हो कि भैया एम्स जाना है, टॉप मेडिकल कॉलेज में जाना है, तो एकदम नींद कम करनी होगी, 4 घंटे सोना होगा, 3 घंटे सोना होगा, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। ये एक दिन का नहीं है, ये आप एक स्प्रिंट नहीं दौड़ रहे हो, आप एक मैराथन दौड़ रहे हो। 7 आवर्स की स्लीप जो है एकदम सफिशिएंट स्लीप है, जो कि आपको चाहिए एज ए स्टूडेंट, ताकि आप जो पढ़ रहे हो रात को वो रिटेन रहे, क्योंकि जब आप सोते हो तभी वो चीज़ आपकी परमानेंट मेमोरी में कन्वर्ट होती है। तो जो आप पढ़ रहे हो वो आपके मेमोरी में तभी जाएगी जब आप एक अच्छा स्लीप लोगे। पर चले आपकी स्लीप साइकिल खराब हो गई है, आप 4 घंटे सो रहे हो, 3 घंटे सो रहे हो, आपको कुछ याद ही नहीं रहा है पढ़ने का, ठीक है। तो उसका कोई फायदा नहीं रहेगा। इसलिए 7 घंटे की नींद अपने शेड्यूल में डालो, इससे ज़्यादा नहीं सोना, इससे कम भी मत सोना। अब ठंड का टाइम है, ठंड बढ़ते जा रहा है, अभी 1-2 महीने काफी ठंड रहेगा। इसमें क्या होता है कि बच्चे रोज शेड्यूल बनाते हैं कि नहीं कल से मैं 6 बजे उठूंगा, लेकिन उठ नहीं पाते 2-3 घंटा लेट हो जाता है, उसके कारण उनका पूरा डे जो है वो खराब निकल जाता है, क्योंकि उनको लगता है यार मैं तो अपना जो बोलता हूँ कर ही नहीं पाता हूँ। ये रिग्रेट आपका ये जो आने वाला 2 महीने इसमें नहीं होना चाहिए। अगर आपसे नहीं उठा जाता है तो जो आपका वेकिंग टाइम है उसको आप आगे बढ़ा दो 2-3 घंटे से, 8 बजे उठ पाते हो, 9 बजे उठ पाते हो, तो उसी को एक फिक्स वेकिंग टाइम रखो
उसी समय उठो। जितना घंटा आपका लेट हो रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं मेरा इतना घंटा कम पड़ जाता है, उसको रात में बढ़ा दो, क्योंकि रात में जब आप जगे रहते हो तो आपको आगे जगने में कोई दिक्कत नहीं होती। वैसे भी अभी हमारे जनरेशन में जो लोग हैं वो रात को जगना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, कंपेयर टू सुबह उठने से। तो अगर आप रात को जगने में कंफर्टेबल हो तो 2-3 घंटा आगे बढ़ा लो, 2 बजे सो, और फिर सुबह आप 9 बजे उठ जाओ, 8 बजे उठ जाओ। लेकिन ये रिग्रेट में मत रहो कि यार मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, उसका भी टाइम नहीं है। ये 2 पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा, डाइट आप लोग बहुत इग्नोर करते हो। अभी के 4 महीने में जो है आपका डाइट, क्योंकि आप पढ़ने वाले हो रिगरसली 14 घंटे डेली, 13-14 घंटे आप डेली पढ़ोगे, तब जाके आप एक अपने अच्छे मेडिकल कॉलेज में पहुंच पाओगे, क्योंकि जिस हिसाब से कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है आपको इतना देना ही होगा। तो एक अच्छी डाइट मेंटेन करना काफी इंपॉर्टेंट है। आप अपने डाइट में फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स कुछ भी ऐड करो, और डेली पानी पियो। ठंड का टाइम है, पानी पीना सब लोगों ने कम कर दिया है। पानी पीना इंक्लूड करो अपने शेड्यूल में, और जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हो 1 बोतल पानी लेके बैठो, और हर 10-15 मिनट में 1 सिप ऑफ वाटर आपको ले लेना चाहिए, ठीक है। उससे क्या होता है, आप डिहाइड्रेट नहीं होते हो, और जो आपका कंसंट्रेशन है वो बना रहता है पढ़ाई में, क्योंकि ये मैंने नोटिस किया है। तो इसलिए जब आपने नोटिस भी किया होगा, जो भी पढ़ने वाला बच्चा होगा, अच्छा पढ़ता होगा, उसके पास हमेशा एक पानी का बोतल रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप अपने शेड्यूल में इंक्लूड करो, क्योंकि क्या फायदा होगा कि अगर आपने पढ़ाई की अच्छे से और लास्ट के महीने में जाके आप बीमार पड़ गए, जो कि होता है काफ़ी बच्चों के साथ। अच्छे से पढ़ाई करते हैं, आखिरी के महीने में जाके उनको कोई बीमारी हो जाती है, वो बीमार पड़ जाते हैं, उनका पूरा का पूरा जो प्रिपरेशन है वो वेस्ट हो जाता है, उनको 1 साल और ड्रॉप लेना पड़ जाता है। अगर आप ये नहीं चाहते तो अपने डाइट पे काफ़ी अच्छे से फोकस करो। जो भी अच्छे डाइट वाली चीज़ हैं वो खाओ, और जो बाहर के जिनको भी खाने की आदत है कि डेली जाके शाम को कुछ बाहर का खाते हैं, मत खाओ, ठीक है। उसको एज ए ट्रीट रखो अपने लिए कि संडे को मैं टेस्ट दूंगा, अच्छे मार्क्स आएंगे तभी जाके मैं बाहर का खाऊंगा, अदरवाइज नहीं खाऊंगा। लास्टली कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सोने से 1 घंटे पहले आपको फोन यूज़ नहीं करना है। इंस्टेड आपको या तो बायो रिवाइज करके सोनी है, जो भी आपने पढ़ा है दिन भर में उसको रिकॉल करना है कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा है, वो रिवाइज करना है, या फिर आपके पास कोई बायो या इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का PYQ बचा है उसको सॉल्व कर लेना है। लेकिन लास्ट के 1 घंटे में आपको फोन यूज़ नहीं करना है कि इंस्टा पे क्या चल रहा है, यूट्यूब पे क्या चल रहा है, सोने से पहले बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जो भी आप यूज़ करोगे ना, आप रात भर वही सोचोगे, ठीक है। तो आपको अपने माइंड को ये बताना है कि मैं पढ़ने वाला बच्चा हूँ, और मेरे को जो रात भर में मेरे दिमाग को सिर्फ पढ़ने वाली चीज़ सोचनी है, ताकि सुबह तक वो याद हो जाए। आपने नोटिस भी किया होगा, आप सुबह रात को कुछ भी रिकॉल करके सो और सुबह उठोगे तो आपको चीज़ें याद रहेगी, ठीक है। ये ट्राई करके देखना। 1 घंटे पहले आपको फोन बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उससे आपका जो माइंड है वो काफ़ी वीक होते जाता है, ठीक है। आपका जो कंसंट्रेशन है, जो मेमोरी है वो खराब होती जाती है। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है, स्पेशली इन 4 महीनों के अंदर। उसके बाद बहुत बच्चे गलती करते हैं कि सुबह उठते हैं और वीडियो लेक्चर्स लगा लेते हैं, ठीक है। मैं प्रीफर करता हूँ कि सुबह उठने का जो टाइम होता है उसको आपको उस सब्जेक्ट को देना चाहिए जो आप भूलते बहुत। आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, आपको लग रहा है कि नहीं ये तो मुझे याद नहीं हो रहा है, मैंने स्केलेटल सिस्टम पढ़ा, मुझे बोन याद नहीं हो रहा है, या फिर मेरे को इनऑर्गेनिक में बहुत जल्दी भूल जाता हूँ, ग्रुप्स में भूल जाता हूँ, उसके रिएक्शन भूल जाता हूँ, ऑर्गेनिक रिएक्शन भूल जाता हूँ। तो सुबह का मैं उठते ही 1-1.5 घंटा मैं रिविजन करूँगा। उसके बाद का जो टाइम होगा, जब मेरा पीक टाइम पढ़ने का वो खत्म हो चुका होगा, तब मैं वीडियो लेक्चर लगाऊँ, क्योंकि उसमें क्या होता है, आप एक टीचर बोल रहा होता है वो आप समझ रहे होते हो, वहाँ पे टीचर समझा रहा है, आप दिमाग से उतना काम नहीं कर रहे हो तो उस समय जितना आप एक रिविजन करते समय या फिर कोई चीज़ याद करते समय करते हो। तो पीक टाइम हमेशा चीज़ों को याद करने में दो, और उसके बाद का टाइम अपने लेक्चर्स में दो, अगर आपका कोई वीडियो लेक्चर बचा हुआ है। ऑल्सो अगर आप डिटेल लेक्चर देख रहे हो और आपका बहुत सारा लेक्चर भी बचा हुआ है, तीनों सब्जेक्ट में आपकी चीज़ें बची हुई है, सिलेबस बचा हुआ है, और वो फैब भी क्रॉस कर रहा है, मार्च में जा रहा है, तो उस केस में आपको डिटेल से स्विच करके 1 शॉट में आ जाना चाहिए, क्योंकि मेन जो चीज़ है वो रिविजन और टेस्ट है, ना कि वीडियो लेक्चर देखना। ये लाखों बच्चों कंप्लीट करेंगे, लेक्चर सब देख लेंगे, नोट सब बना देंगे, रिविजन और टेस्ट कोई नहीं देगा, जो करेगा वही सिलेक्ट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अपने रेजोल्यूशन में डालना है कि मुझे रिविजन और टेस्ट पे फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ लेक्चर्स। पीक टाइम को मैं अपने लर्निंग के लिए यूज़ करूंगा, और रेस्ट टाइम को अपने वीडियो लेक्चर्स के लिए, और मैं अपने हेल्थ पे अच्छे से फोकस करूंगा, क्योंकि हेल्थ अगर खराब हो गई एंड में तो फिर कोई फायदा नहीं होगा ये सारी प्रिपरेशन का, ठीक है। तो ये 4 रेजोल्यूशन अगर आप अपने अंदर डालते हो इस न्यू ईयर, तो आपको अपने मेडिकल कॉलेज में जो भी आप चाहते हो, ड्रीम मेडिकल कॉलेज में या फिर सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो उसको लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। जो भी आपकी फीलिंग्स है वो अपने कमेंट में लिख के बताओ कि आप क्या विश करते हो, क्या आपका ड्रीम है, और इस न्यू ईयर में आप अपने लिए क्या चेंजेस करना चाहते हो, क्या सेक्रीफाइस करके आप अपने मेडिकल कॉलेज में पहुंचना चाहते हो, ठीक है, और क्यों करना चाहते हो, ठीक है। वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर।